हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल हमने आपको समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में सूत्र का निगमन करके बताया था। सूत्र आया था C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसके अनुसार आपको ये भी बताया था कि समानता प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। वह निर्भर करती है प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक K पर, प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। किस किस प्रकार से निर्भर करती है ये भी आपको सूत्र के हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। तो चलिए अब उससे आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि समानता प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत भरने का मतलब यह है कि प्लेटों के बीच जितना भी रिक्त स्थान है उस सारे रिक्त स्थान में परावैद्युत ना भरा हो और ना ही सारे स्थान में वायु हो। यहां पर आपने एक T मोटाई की पट्टी समानता प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में रख दी है, अर्थात यहां पर कुछ स्थान में वायु है और कुछ स्थान में परावैद्युत रखा गया है। तो अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि इस प्रकार से यदि परावैद्युत की पट्टी रख दी जाए तो समानता प्लेट की संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह बढ़ जाएगी या घट जाएगी। जैसा कि हमने कल जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था उसके बारे में आपको बताया था कि यदि समानता प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो चूंकि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हमेशा एक से बड़ा अर्थात वायु के परावैद्युतांक से अधिक होता है, इसलिए प्लेटों के बीच परावैद्युत की पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं आज क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए वही चित्र आपके सामने बनाया गया है जो कल समानता प्लेट संधारित्र के लिए बनाया गया था। आपको पता ही है क्या होता है समानता प्लेट संधारित्र में। धातु की दो एक जैसी प्लेटें, जिनका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, माना X Y, एक दूसरे से कुछ दूरी पर विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगा दी गई हैं। एक को आवेश स्रोत से जोड़ दिया गया है, दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। माना प्लेटों के बीच हमने K परावैद्युतांक की एक स्मॉल t मोटाई की पट्टी, और आप देख ही रहे हैं चित्र से आपको स्पष्ट हो गया होगा ये जो t है पट्टी की मोटाई, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से क्या है, कम है। और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, K है। और प्लेटों के बीच जो अब बचा हुआ वायु क्षेत्र है उसकी मोटाई कितनी है, भाई जाहिर सी बात है आप देख ही रहे होंगे, चित्र से स्पष्ट होगा कि जब प्लेटों के बीच की दूरी d है, इस d स्थान में से t स्थान आपका परावैद्युत पदार्थ द्वारा घेर लिया गया है, तो बचा हुआ रिक्त स्थान कितना बचा, d माइनस टी, अर्थात प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी की मोटाई हो गई t और वायु क्षेत्र या वायु की पट्टी की मोटाई कितनी हो गई आपकी, d माइनस टी। माना प्रत्येक प्लेट का आवेश प्लस घनत्व कितना है, सिग्मा है, और आपको पता ही है सिग्मा कितना होता है, Q अपॉन A, अर्थात प्लेट को दिया गया आवेश बटे प्लेट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। अब जैसा कि हमने समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमित करने के लिए सबसे पहले क्या निकाला था, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से हम आज भी यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दो स्थानों में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अब प्लेटों के बीच दो चीज रखी हुई है। पिछले आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था या तो केवल परावैद्युत भरा हुआ है पूरे स्थान में या केवल वायु, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं दोनों, पट्टी की मोटाई t और वायु की पट्टी की मोटाई d माइनस टी। तो यहाँ पर आपको जो वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा वो दोनों में ही निकालना पड़ेगा, वायु में भी और परावैद्युत पदार्थ में भी। तो वही गॉस प्रमेय से हम शुरू करते हैं। अतः प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन
के एप्सिलॉन नॉट, या आप रख सकते हैं क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। हमने यहाँ पर सिग्मा का मान रख दिया। ठीक, इसी प्रकार वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट, जिसे हमने नाम दिया है ई नॉट, ये कितना हो जाएगा? वायु के लिए के का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसके बाद हमने निकाला था पिछले आर्टिकल में विभवांतर, तो उसी प्रकार हम निकालेंगे। अतः संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर, यहां विभव प्रवणता का सूत्र जैसे हमने लगाया था पिछले आर्टिकल में भी वही सूत्र लगाएंगे। विभवांतर V बराबर किसके हो जाएगा? E इंटू टी, अर्थात परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा परावैद्युत की मोटाई, परावैद्युत क्षेत्र की मोटाई प्लस, इसी प्रकार वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मल्टीप्लाई वायु क्षेत्र की मोटाई। अब दोनों के मान रख देंगे तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन तो यहां पर हम E का और E नॉट का मान रख देंगे। तो रखते हैं E का मान Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी प्लस, इसी तरह E नॉट का मान रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी। यहां से आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लें, बचेगा कितना? T अपॉन के प्लस डी माइनस टी। इसलिए यहां से Q अपॉन V की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, या यहां से आप T और कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस टी, आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन के। तो इसलिए संधारित्र की धारिता C बराबर किसकी हो जाएगी? Q अपॉन V बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये सूत्र आ गया हमारे पास संधारित्र की धारिता का, जब हम आंशिक रूप से प्लेटों के बीच परावैद्युत भरते हैं। इन्हें हम समीकरणों के रूप में चाहे समीकरणों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अब देखिए, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है परावैद्युत पदार्थ के लिए, वायु के लिए 1 होती है, आपको पता। तो इसलिए 1 माइनस 1 अपॉन के, ये कैसी क्वांटिटी आएगी आपके पास? भाई जाहिर सी बात है, ये क्वांटिटी कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, अतः प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी वो कम हो जाएगी, किससे? प्लेटों के बीच वास्तविक दूरी d की तुलना में कम हो जाएगी। अर्थात इस पूरी की जो वैल्यू आएगी प्रभावी दूरी की, वो d की तुलना में कम हो जाएगी। इसलिए प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरने पर संधारित्र की धारिता
वायु संधारित्र की तुलना में अधिक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए नंबर 2, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत की पन्नी रखी, पट्टी नहीं पन्नी, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी पन्नी रख दी जाए जिसकी मोटाई लगभग कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो समीकरण 3 से भाई जब हम यहाँ टी का मान 0 रख देंगे तो C इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0, यानी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और आप जानते हैं ये धारिता किसकी है, ये धारिता वायु संधारित्र की धारिता के बराबर है। इसका मतलब प्लेटों के बीच परावैद्युत की पन्नी रखने पर संधारित्र की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य उसकी धारिता उतनी की उतनी ही रहती है जितनी वायु संधारित्र की धारिता होती है, अर्थात उसकी धारिता नगण्य मतलब सबसे कम थी और उतनी ही रहेगी, उसकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अब आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। जैसा अभी आपको बताया कि परावैद्युत की पट्टी रखी हो या परावैद्युत की पन्नी रखी हो तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे यदि परावैद्युत के स्थान पर धातु की पट्टी रख दी जाए। तो धातु की पट्टी रख दी जाए तो क्या होगा, क्योंकि धातु के लिए K का मान कितना होता है, अनंत, अर्थात धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। तो इसलिए हम यहां पर जब K का मान अनंत रखेंगे तो 1/अनंत ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात संधारित्र की धारिता कितनी आ जाएगी, D माइनस T इंटू 1 यानी D माइनस T। अब देखने वाली बात यह है क्योंकि पट्टी की मोटाई ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो D माइनस T की जो वैल्यू होगी वो D की तुलना में कम हो जाएगी, अर्थात जब प्लेटों के बीच की जो प्रभावी दूरी है वो D की तुलना में कम हो जाएगी तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम धातु की पट्टी के स्थान पर धातु की पन्नी रख दें, जैसे हमने परावैद्युत की पन्नी रखी थी, तो यहां पर T अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0। तो जब T का मान हम यहां 0 रख देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अर्थात ये वैल्यू उतनी ही आ जाएगी जितनी वायु संधारित्र की धारिता होती है। अर्थात चाहे हम प्लेटों के बीच परावैद्युत की पन्नी रख दें चाहे हम धातु की पन्नी रख दें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों स्थितियों में उसकी धारिता वायु संधारित्र की धारिता के बराबर ही होगी। अब एक सवाल ये उठता है कि हमने आपको ये नहीं बताया कि अगर हम पूरे स्थान में, जैसे हमने परावैद्युत रखा हुआ था, अगर हम पूरे स्थान में धातु रख दें तो क्या होगा। तो उस समय हमारा संधारित्र चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा, अर्थात हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे हम एक प्लेट को धन आवेश देते हैं तो सामने वाली प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अगर हम यहाँ परावैद्युत की पट्टी रखते हैं तो परावैद्युत की पट्टी रखने पर उसके दोनों सिरों पर प्रेरण द्वारा धन आवेश की तरफ ऋण आवेश और ऋण आवेश की तरफ धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्लेटों के बीच जो वायु वैद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हो रहा था, उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परावैद्युत के अणुओं पर एक वैद्युत बल कार्य करता है जिसकी वजह से अणु ध्रुवित हो जाते हैं
और इस परावैद्युत पदार्थ के एक सिरे पर प्रेरण के कारण ऋणावेश और दूसरे सिरे पर प्रेरण के कारण धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ये धन और ऋण आवेश यहाँ एक दूसरे के साथ अभी तक बंधे हुए रहते हैं। अर्थात यहाँ भंजन की स्थिति पैदा नहीं हुई। आपको भंजन की स्थिति भी बताई थी कि यदि एक सीमा से अधिक आवेश दे दें अर्थात वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएं तो पदार्थ का भंजन हो जाएगा। भंजन होने का मतलब ये ऋण आवेश और धन आवेश परस्पर मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होने के बाद आपको क्या बताया था कि ये ऋण आवेश धन आवेश को और ये धन आवेश इस ऋण आवेश को समाप्त कर देगा, अर्थात हमारा संधारित्र चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा। तो वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धातु में आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन उपस्थित होते हैं, अर्थात यहां हमें इन अणुओं का भंजन करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक भंजन हुआ है। तो जैसे ही हम यहां धातु रखेंगे तो धातु रखते ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो इस धन आवेश को समाप्त कर देंगे अगर हम पूरे स्थान में धातु रखते हैं, और जो ये मुक्त धन आयन है वो इस ऋण आवेश को समाप्त कर देंगे, अर्थात हमारा संधारित्र चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा। इसलिए हम पूरे स्थान में कभी भी धातु नहीं रखते। धातु की पट्टी रख सकते हैं, धातु की पन्नी रख सकते हैं, परंतु पूरे स्थान को कभी भी हम धातु से नहीं भर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाइयों की तथा अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की पट्टी रखी जाए, अर्थात कहीं T1 मोटाई की, कहीं T2 मोटाई की, कहीं T3 मोटाई की, और उनके परावैद्युतांक भी अलग अलग होंगे, कहीं K1, कहीं K2, कहीं K3, तो उस स्थिति में क्या उत्पन्न हो जाएगा? देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, यहाँ कुल मोटाई थी T, मान लीजिए आपने यहाँ T मोटाई की पट्टी रख रखी थी अकेली। अब इस T मोटाई में आपने T1, T2, T3 और T4 या अन्य मोटाइयों की पट्टी यहाँ पे आपने T1, T2, T3 और T4 रख दी है, अर्थात इनकी कुल मोटाई मिलाकर किसके बराबर है? T के बराबर है या उससे अधिक भी है। तो इस समय यहाँ पर हम T की जगह कितना रख देंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम यहाँ पर T अपॉन K की जगह कितना रख देंगे? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है कि इन पट्टियों के क्रम का संधारित्र की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सारी पट्टी चाहे दाईं प्लेट से सटा कर रख लें, चाहे बाईं प्लेट से सटा कर रख लें, या उनके बीच में एक पट्टी इधर सटा दें, एक पट्टी इधर सटा दें और दो पट्टियों को थोड़ा सा बीच में रख लें, या उनका क्रम आप किसी भी प्रकार से उलट पलट के रख सकते हैं, क्योंकि यहां हमें केवल मतलब है प्रभावी दूरी से, प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी से। तो पट्टी को आप किसी भी स्थान पर रखेंगे तो उससे प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी उतनी की उतनी ही रहेगी, चाहे आप सारी पट्टी दाएं प्लेट से सटा कर रखें, चाहे सारी पट्टी आप बाएं प्लेट से सटा कर रखें, उनके बीच बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर रखें, प्रभावी दूरी उतनी की उतनी रहेगी। इसलिए पट्टियों के क्रम का संधारित्र की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें। देखिए, यदि प्लेटों के बीच रखी अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टियों की कुल मोटाई प्लेटों के बीच की कुल दूरी d के बराबर हो, अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन, कुल मिला के किसके बराबर हो जाए? प्लेटों के बीच की कुल दूरी के। तो जो आपका फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, उसकी जगह हम क्या रख देंगे? D, और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस सो ऑन। तो आप देख रहे हैं D से D कट जाएगा। उस स्थिति में कुल मोटाई कितनी, कुल धारिता कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस सो ऑन। तो उम्मीद है आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जिस तरह हमने निकाली थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अब हम उसी प्रकार निकालेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। तो देखिए, जैसा आपको बताया था, आकार के अनुसार हमने संधारित्र को अलग अलग नाम दिए। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या था? दो समरूप धातु की प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रख दी गई थी, तो उन्हें हमने नाम दिया समांतर प्लेट संधारित्र का। इसी तरह गोलीय संधारित्र में क्या है? यहां पर दो संकेंद्री खोखले गोले हैं, माना एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है।
एक गोला दूसरे खोखले गोले के अंदर रखा गया है। माना एक गोले का नाम हमने ए दे दिया, दूसरे का बी। माना इन दोनों के बीच के रिक्त स्थान में यहां पर हमने कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर दिया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। माना अंदर वाले गोले को प्लस क्यू आवेश के स्रोत से जोड़ देते हैं और बाहर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब हम इस गोले को स्रोत से जोड़ेंगे तो ये प्लस क्यू आवेश आपको पता ही है, गोले के चालक होने के कारण इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो प्रेरण द्वारा गोले बी के भीतरी तल पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसके बाहरी तल पर जो धन आवेश उत्पन्न होगा वो इस गोले के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण निरावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रेरण द्वारा अंदर वाले गोले के तल पर प्लस आवेश और बाहर वाले गोले के भीतरी तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसा कि हमने समांतर प्लेट में संधारित्र में पढ़ा था, आमने सामने की प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहां देख रहे हैं गोलों के इन आमने सामने वाले तलों पर बिल्कुल बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो चुका है। तो जैसा कि हम हर आर्टिकल में करते आए हैं, हम अब क्या निकालेंगे, इन गोलों का विभव निकालेंगे और अपनी आगे गणना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, यदि हम अंदर वाले गोले का विभव निकालते हैं तो चूंकि अंदर वाले गोले पर एक तो अपना आवेश है प्लस क्यू और आप ये समझ सकते हैं कि इसके केंद्र से बाहर R2 दूरी पर कितना आवेश रखा गया है, माइनस क्यू, जैसा कि आप पहले विभव वाले चैप्टर में भी कैलकुलेट करके आए हैं। तो इस अंदर वाले गोलीय कोश का कुल विभव कितना हो जाएगा, एक तो अपने आवेश के कारण और इसके केंद्र से R2 दूरी पर इसके बाहर रखे इस माइनस क्यू आवेश के कारण। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के प्लस क्यू अपॉन R1 और माइनस क्यू अपॉन R2, यानी प्लस 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन R2। तो इसका कुल विभव हो जाएगा अपने तल पर फैले आवेश के कारण और प्लस इससे बाहर इसके केंद्र से R2 दूरी पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इसी प्रकार गोलीय कोश बी का विभव कितना हो जाएगा, चूंकि यह गोलीय कोश पृथ्वी से जोड़ा गया है और इसके तल का सारा आवेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित कर दिया गया है, तो इसलिए इसका विभव कितना हो जाएगा, 0। अतः दोनों गोलीय कोशों के बीच विभवांतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हम निकाल लें, VA माइनस VB। तो हमने यहां से Q/4πε0 के दोनों में से कॉमन ले लिया, रखा 1/R1 माइनस 1/R2 और VB का मान कितना, -0। तो उतना का उतना ही रहेगा जितना A का विभव हो जाएगा। यहां हमने एलसीएम ले लिया, R1 R2 तो आ गया ऊपर R2 माइनस R1। तो अब हमने यहां से Q/V की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई 4πε0 के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। और आपको पता है यही किसका सूत्र है, धारिता का सूत्र है। तो इसलिए गोलीय संधारित्र की धारिता किसके बराबर हो जाएगी, 4πε0 के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो ये गोलीय संधारित्र की धारिता किन किन भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, सबसे पहले निर्भर कर रही है के, और आप चित्र इस सूत्र से देख रहे हैं कि C समानुपाती किसके है, के के। अर्थात यदि दोनों खोखले गोलीय कोशों के बीच में रिक्त स्थान में वायु भर दी जाए तो उस अवस्था में इस गोलीय संधारित्र की धारिता सबसे कम होगी, क्योंकि के का मान सबसे कम वायु के लिए होता है 1 और अन्य परावैद्युत पदार्थ भरने पर इस गोलीय संधारित्र की धारिता बिल्कुल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की भांति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी C किसके समानुपाती थी, के समानुपाती थी। दूसरा, C समानुपाती किसके, R1 और R2 के गुणनफल। अर्थात इन दोनों गोलों की त्रिज्या जितनी अधिक होगी, R1 और R2 का मान जितना अधिक होगा उनका गुणनफल भी उतना ही अधिक आएगा। अर्थात इस गोलीय संधारित्र की धारिता दोनों की गोलीय कोशों की त्रिज्या अधिक होने पर अधिक होगी। और नंबर 3, ये व्युत्क्रमानुपाती है R2 माइनस R1 के। अर्थात R2 माइनस R1 का मान जितना कम होगा, यानी ये अंतर जितना कम होगा धारिता उतनी अधिक होगी। अर्थात इन दोनों गोलीय कोशों के बीच का ये जो रिक्त स्थान है ये कम से कम होना चाहिए। अर्थात इनकी त्रिज्या दोनों की अधिक होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दोनों की त्रिज्याओं में अंतर बहुत ही कम होना चाहिए। अर्थात ये दोनों गोले एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श ना करें,
परंतु एक दूसरे से अधिक दूरी पर भी ना हो। इनकी त्रिज्याओं का अंतर बहुत कम होगा तो इनकी धारिता उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। अब इसके बाद हम इस गोलीय संधारित्र की धारिता को ही देखिए एक दूसरे रूप में स्पष्ट करते हैं। अभी हमने यहां पर जो गोलीय संधारित्र बनाया था उस गोलीय संधारित्र में हमने आंतरिक गोले को तो स्रोत से जोड़ दिया है और बाह्य गोले को पृथ्वी से। अगर हम इसका उल्टा काम कर दें, हम आंतरिक गोले को पृथ्वी से जोड़ दें और बाह्य गोले को स्रोत से, तो देखते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अब हमने बाह्य गोले को यहां पर प्लस क्यू आवेश के स्रोत से जोड़ दिया है और आंतरिक गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब हमने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। पहले बाह्य गोला पृथ्वी से जुड़ा हुआ था और आंतरिक गोला स्रोत से जुड़ा हुआ था। ठीक, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो यह प्लस क्यू आवेश बिल्कुल एक समान रूप से इसके सारे पृष्ठ पर फैल जाएगा। और प्रेरण द्वारा इसके भीतरी तल पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस समय यह गोलीय संधारित्र देखिए दो निकायों से मिलकर बन गया। एक तो ये गोलीय संधारित्र और प्लस एक ये गोलीय चालक जिसके बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ। तो देखिए अब यहां जो इसकी धारिता हो जाएगी इन दोनों की संयुक्त धारिता के बराबर ही हो जाएगी। यहां पर हमने एक चीज और थोड़ी सी चेंज कर दी। माना इन दोनों गोलों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया हमने के, और ये पूरा निकाय के डैश परावैद्युतांक के परावैद्युत माध्यम में रखा है। तो देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अभी आपने पढ़ी R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R1 और प्लस ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डैश इंटू R2। तो इस अवस्था में इस पूरे निकाय की धारिता ये हो जाए। अब देखिए यदि के बराबर किसके हो जाए के डैश की, अर्थात अंदर और बाहर दोनों का परावैद्युत माध्यम एक सा हो जाए तो C बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R2। यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम कॉमन ले लेंगे R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 और प्लस R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये कितना हो गया आपका R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां धारिता हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। और आप जानते ही हैं यदि के बराबर 1 अर्थात अंदर व बाहर दोनों जगह वायु हो तो ये धारिता कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1, जहां आप जानते ही हैं R2 बाह्य गोले के अर्थात बड़े गोले की त्रिज्या है और R1 छोटे गोले की त्रिज्या है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये टॉपिक जो था गोलीय संधारित्र की धारिता और आंशिक रूप से परावैद्युत भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपका आज का टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अपनी किताब से इसको स्टडी करें। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जो होगा संधारित्रों का समायोजन। तो संधारित्रों का समायोजन हम किस किस प्रकार से करते हैं ये आपको कल बताएंगे और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी आपको कल समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।